जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CA जोन में। और आज की जो हमारी वीडियो है ये आपके लिए इंग्लिश का सेशन है जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। मैंने कंप्रीहेंशन एक आपका जो आएगा वो नहीं रखा है, तो वो आप इजीली कर लोगे। इतना ज़्यादा टफ आपके में कंप्रीहेंशन नहीं आएगा। एंट्रेंस लेवल में आपका एक मीडियम लेवल का आपको कंप्रीहेंशन मिलेगा, तो आप पढ़ के इजीली कर लोगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। कल आपका पेपर है, जल्दी से आप यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उनको याद कर लीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्लियर हो जाएंगे और कुछ कवर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है 1 से 5 तक। आपको बताना है फर्स्ट वाला जो आपका लिखा हुआ है सेंटेंस, यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर। तो यहाँ पे यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर है, इसमें लिखा है। इसमें आपको एरर ढूंढना है कि कहाँ पर है। ग्रामर में आपने इंटरमीडिएट लेवल पर ग्रामर पढ़ी होगी, तो वहाँ पे सेंटेंस एरर के क्वेश्चंस आपको आते हैं क्वेश्चन में आपके पेपर में। तो वैसे ही यहाँ पे आपका पूछा जाएगा। तो यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर की जगह यहाँ पे होगा यू डू नॉट लुक लाइक योर ब्रदर। ठीक है, यू डू नॉट लुक लाइक योर ब्रदर। तो आपका एज की जगह पे लाइक आएगा और बी वाले सेंटेंस में एरर हो जाएगी, बी वाले पार्ट में। नेक्स्ट आप देखें, तो माई एल्डर ब्रदर इज़ 6 फुट हाई। इसमें एरर क्या है, और अगर नहीं है तो फिर डी ऑप्शन होगा, अगर है तो इसमें से आपका कोई ऑप्शन होगा। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एरर किस में है। तो यहाँ पे जो फुट है, ठीक है, फुट की जगह पे क्या होगा, फिट होगा, फीट। ठीक है, यहाँ पे जो फुट है वो सिंगुलर है, इसके स्थान पर क्या होगा, फीट होगा। इज़ 6 फीट हाई। ठीक है, क्योंकि प्लूरल हो गया है और ये हम फुट जो है वो सिंगुलर के लिए है, लेकिन यहाँ पे 6 की जगह हम यहाँ साथ में 6 के फीट यूज़ करेंगे। तो आपका सी पार्ट में एरर हो जाएगी और फुट की जगह 6 फीट हाई आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर विदाउट योर गिल्ट Without no proof of your guilt, the only course open to me is to dismiss the case. तो without no proof of your guilt, the only course open to me is to dismiss the case. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आपका ए पार्ट है, विदाउट नो प्रूफ की जगह विदाउट एनी प्रूफ होगा। विदाउट एनी प्रूफ ऑफ योर गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज़ टू डिसमिस द केस। तो यहाँ पे नो की जगह क्या होगा, एनी होगा, विदाउट एनी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 4 पार्ट में, एज वी सी इट शी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंशियस अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड। एज वी सी इट शी appears to be unreasonable anxious about pleasing her husband। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे जो अनरीजनेबल लिखा है इसकी जगह पे अनरीजनेबली होगा। ठीक है, यहाँ पे ये अनरीजनेबल क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एडवर्ब। तो यहाँ पे ly आ जाएगा। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ly होता है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो एडवर्ब को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनरीजनेबली। अब पूरा सेंटेंस, एज वी सी इट शी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबली एंशियस अबाउट प्लेजिंग हर हस्बैंड। ओके, अनरीजनेबली आपका हो जाएगा, तो बी पार्ट में एरर था। द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। और बता दूं, अगर आपको इसमें कुछ भी सेंटेंस एरर में परेशानी हो रही है तो आपने पहले जो पढ़ा है ना सेंटेंस एरर से रिलेटेड, वो ही आप रिवाइज कर लीजिए। हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सेशन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। अगर आप कोई चीज़ नहीं आती है, जस्ट मतलब स्टॉप योर माइंड। कुछ भी सोचना नहीं है कि हाँ मेरे को तो ये आता नहीं है, मेरे तो कल ये आता नहीं है, मेरा कल एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ये लेवल वाले क्वेश्चन हैं। ओके, इससे आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ ऐसी भी गलती हो सकती है। तो अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप अपने से देखना वहाँ पे उस समय आप क्या कर सकते हो, कैसे उस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मोरल डाउन नहीं करना है अपना कि हाँ मेरे को ये ऐसी एरर है, पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस देखते रहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बाकी आई होप कि आपने अभी प्रैक्टिस करी होगी, आपके जो नोट्स वगैरह हैं, आपके जो ग्रामर के रूल्स वगैरह हैं उनसे। सो 5 नंबर है, द सीजर इज़ लाइंग ऑन द टेबल। तो सीजर इज़, यहाँ पे जो सीजर है वो सीजर्स होगा। ठीक है, सीजर
इज़ के स्थान पर सीजर्स आर होगा, सीजर्स आर, सीजर इज़ नहीं होगा, सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। ओके, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम यहाँ पे प्लूरल में ही यूज़ करते हैं, सिंगुलर में यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए आपका सीजर्स होगा। ये आपके कुछ फिल अप द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे आपको भरना है। द यूनियन बजट इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंटेड ऑन February 26, 2 days अहेड ऑफ द डैश डेट। क्रिटिकल डेट, सुटेबल डेट, कन्वेंशनल डेट या फिर कन्वीनियंट डेट। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपका क्या आंसर बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बनेगा कन्वेंशनल डेट। ठीक है, क्या? कन्वेंशनल डेट आपका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। आई एम सॉरी डैश द मिस्टेक। तो फ्रॉम, विद, एट या फिर फॉर। तो आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है ही के बाद डैश है और हर दैट शी वुड पास। तो क्या होगा इसमें? आपको याद रखना है एश्योर्ड। ठीक है, एक आप एश्योरमेंट देते हो कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा। ठीक है, हाँ मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल जाऊँगा। यू एश्योर्ड योर सेल्फ दैट यू विल क्रैक दी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ पे एश्योर आएगा। ठीक है, एश्योर का मतलब होता है कि आप एकदम तय हो, कोई भी डाउट नहीं है, आप पक्का पक्का ये आप एग्ज़ाम पास कर लोगे। ठीक है, तो एश्योर यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ते हैं। योर फादर डैश वरी, आई एम अ वेरी केयरफुल ड्राइवर। तो नीड नॉट, नन, कैन नॉट या डज नॉट। तो यहाँ पे जो आपका नीड नॉट है वो सही होगा। ठीक है, आपके फादर को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत ही केयरफुल ड्राइवर हूँ, बहुत ही आसानी से, बहुत ही केयरफुली होके ड्राइव करूँगा। योर फादर नीड नॉट वरी, उनको चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, राइट। तो नीड नॉट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि द डैश chosen for construction of the building is in the heart of the city. The dash chosen for construction of the building is in the heart of the city. तो क्या होता है? साइट होता है, SITE, साइट हो जाएगा। ठीक है, साइट क्या होता है? सब जैसे अब किसी के पापा ठेकेदार हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो यहाँ पे आपको साइट पे जाना पड़ता है, तो एक पर्टिकुलर साइट क्या होता है? जहाँ पे आपका काम चलना होता है, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बननी होती है, तो वो साइट जो है उसका स्पेलिंग आप ध्यान रखिए, SITE यहाँ पे साइट होता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये साइनोनिम से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको साइनोनिम बताना है। नेक्स्ट 11 से 15 तक आपको सारे साइनोनिम बताने हैं। मैं एक साथ 15 तक लगा देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी रहे। तो ये 15 तक है, आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम। नेक्सेस का साइनोनिम क्या होगा? ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन है, तो अगर नहीं भी आता है तो आप घबराइए मत। मैंने सुना है कि जो आपका BSc वाला भी एग्ज़ाम हुआ है, BCom वाला एग्ज़ाम हुआ है, उसमें इंग्लिश जो है ग्रामर बेसिस पे आ रही है और ज़्यादा टफ नहीं आ रही, ऐसा सुनने में आया है। देखते हैं आप लोगों के में कैसा आता है। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद हमें मेल करके या फिर इंस्टा मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आए वो भी डिस्कस ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे नेक्सेस का मतलब क्या होता है? नेक्सेस का मतलब होता है 60 गांठ। ठीक है, नेक्सेस का मतलब होता है 60 गांठ। ओके, अब यहाँ पे हम अगर इसका साइनोनिम देखें तो साइनोनिम आपका जो है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो साइनोनिम बनेगा वो बनेगा कनेक्शन। ठीक है, नेक्सेस का मतलब होता है कनेक्शन आपका क्या है। 60 गांठ मतलब कि आपका जो रिलेशन क्या है, कनेक्शन क्या है, किस चीज़ से आप कनेक्टेड हो, दैट इज़ रिलेटेड टू नेक्सेस। ठीक है, और अगर बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको सभी को पता है, डेफिसिट मतलब कमी और डिफरेंस मतलब आपका तुलना में कह सकते हैं, या फिर दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो मैमोथ का मतलब क्या होता है? तो मैमोथ देखें तो मैमोथ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विशालकाय। ठीक है, बहुत ही बड़ा, ये होता है आपका विशाल या मैमोथ। तो मैमोथ का क्या हो जाएगा? ह्यूज आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बाकी ग्रीडी का मतलब लालची, स्ट्रेट का मतलब सीधे सीधे, वाइल्ड का मतलब जंगली। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हाइपरबोले, पार्ट ऑफ स्पीच का ये आपको पता होगा, हाइपरबोले किसे बोलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो है हाइपरबोले, तो हाइपरबोले का मतलब क्या होता है, इसका साइनोनिम आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, एक्सपेंशन, डेकोरेशन, इमिटेशन या फिर एग्जैगरेशन।
तो हाइपरबोले का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर जो बात बोली जाती है वो होता है आपका हाइपरबोले। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है ये आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा। एग्जैगरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात बताना। सो 13 के लिए आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एग्जैगरेशन। ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, ओके। और इमिटेशन का मतलब आपको याद रखना है कॉपी करना। डेकोरेशन का मतलब सजाना, आप सभी जानते ही हैं। 14th नंबर यूलॉजी। तो यूलॉजी की स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, मेमोथ में भी आपको याद रखना है डबल एम होता है। ठीक है। तो करेक्टर जो यहाँ पे स्पेलिंग का भी एक आपके सामने क्वेश्चन आता है जिसमें आपको स्पेलिंग्स का पूछा जाता है कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो ये याद रखना है स्पेलिंग्स भी। 14 क्वेश्चन, यूलॉजी का साइनोनिम बताना है आपको क्या होता है। तो यहाँ पे यूलॉजी का मतलब क्या होता है, यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, तारीफ़ें करना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है प्रेज़, किसी को हम जब प्रेज़ करते हैं, कोई अच्छा काम करता है या आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगा कि हाँ आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा गया क्योंकि आपने मेहनत की थी, तो ये आपकी प्रशंसा होगी। तो प्रेज़, प्रशंसा और यूलॉजी ये सब आपस के क्या है, एक साइनोनिम है। एपोलॉजी, एपोलॉजी का आपको याद रखना है स्पेलिंग। एपोलॉजी का मतलब क्या होता है, आपको जब पछतावा होता है अपनी की हुई चीज़ों पर तब वहाँ पे एपोलॉजी आप बोलते हो। 15 है यहाँ पे मिनासिंगली का मतलब क्या होता है। तो मिनासिंगली का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको ये बताना है। इसका साइनोनिम आप देख सकते हो, वर्ड्स आपके सामने हैं, थ्रेटनिंगली, हाइडियसली, डेंजरसली या हार्मफुली। तो यहाँ पे बात करें मिनासिंगली का मतलब होता है डरावने तरीके से, ठीक है, डराने वाला या फिर डरावने तरीके से, मतलब रिलेटेड टू फियर, आपका फियर से रिलेटेड है ये। तो आपको साफ दिख रहा है ऑप्शन बी, थ्रेटनिंगली का मतलब भी क्या होता है, फियर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और हमारा जो 16 to 20 हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें आपको इसके अपोजिट बताना है। ठीक है। इसके पहले हमने साइनोनिम देखा, ये आपका एंटोनिम है। इम्पिकेबल का साइनोनिम सॉरी एंटोनिम क्या होगा, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है, फॉल्टलेस, फॉल्टलेस। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसका अपोजिट बताना है तो फॉल्टी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। टीडियस का मतलब याद रखना है आपका बोरिंग, जो कि बहुत देर तक पकाऊ टाइप जो होता है वो आपका होता है टीडियस, बोरिंग। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो एमलगमेट। एमलगमेट का मतलब क्या होता है, तो एमलगमेट का मतलब होता है मिक्सचर टाइप, ठीक है, मिक्सचर या फिर मिश्रण, मिश्रण करना, कंबाइन करना, इसका एक साइनोनिम हो जाएगा। लेकिन अभी हम बोला कि यहाँ पे क्या बोला, मिक्सचर करना एमलगमेट का साइनोनिम है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेपरेट, जो कि अलग करना। ठीक है। तो अलग अलग करना यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा। जेनिथ का मतलब होता है टॉप और पीक। मैं आपको बता दूं, एक हमने मैराथन ले रखी है 150 वर्ड्स की, ठीक है, तो वो आप अटेम्प्ट अगर नहीं करे हैं तो ज़रूर से कर लीजिए। ठीक है। प्लेलिस्ट से खोज लीजिए या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, अगर लिंक नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके खोज लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, वहाँ पे आपको ये सारे ही वर्ड्स मिल जाएंगे, कवर हो जाएगा आपका बहुत कुछ, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे जेनिथ का मतलब होता है टॉप, पीक हमको क्योंकि यहाँ पे इसका अपोजिट बताना है तो ऑप्शन नंबर डी जो नादिर होता है, नादिर का मतलब होता है नीचे, तो नीचे यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जेनिथ का मतलब टॉप या फिर पीक। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इन्फ्लक्स का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में या फिर आपका बंडल्स में। ठीक है। इन लार्ज क्वांटिटी, अबंडेंट आपका साइनोनिम होगा ये सब। लेकिन इसी का अपोजिट अगर हमको देखना है तो आप देख सकते हैं जो आपका एक्सोडस है, एक्सोडस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो एक्सोडस का मतलब होता है, देखिए इन्फ्लक्स का मतलब होता है बड़ी मात्रा में आगमन और एक्सोडस का मतलब होता है बड़ी मात्रा में बहिर्गमन। मतलब कि एक्सोडस का मतलब होता है बहुत बड़े बंडल्स में जब पूरी एक टोली, पूरा विलेज के जो सब लोग हैं वो सब बाहर जाने लगते हैं, तब होता है आपका एक्सोडस। उसके अपोजिट होता है कि इन्फ्लक्स, की हर किसी दूसरे के विलेज के सभी लोग आपके विलेज में आने लगते हैं, या एक गुट या एक समूह, एक ग्रुप, एक बंडल ऑफ पीपल आपके यहाँ एंटर कर जाते हैं। ठीक है। तो वो होता है आपका इन्फ्लक्स। और एक्सोडस का मतलब होता है वो लीव कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑर्डरली। तो इसका यहाँ पे आप सभी को पता है सिस्टमैटिक वे में, और इसका अपोजिट देखें तो केओटिक,
बहुत ही क्योस है, बहुत ही वहाँ पे कंफ्यूजिंग आपको चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ यहाँ पे प्रॉपर नहीं है तो आपका उसका अपोजिट जो है केओस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, ये आपका कुछ इडियम्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको दिखा हुआ है जो आपका अंडरलाइन है, एन एक्स टू ग्रिंड। तो इसका आपको इसका आंसर बताना है, इडियम का मतलब बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21। तो एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है कि हैज़ अ प्राइवेट एजेंडा, खुद का, मतलब एन एक्स टू मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि सेल्फिश टाइप, उस तरीके से यहाँ पे आपका आएगा एन एक्स टू ग्रिंड। तो यहाँ पे आपका हैज़ अ प्राइवेट एजेंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट ड्रीव अ ब्लैंक। तो ड्रीव अ ब्लैंक का आपका जो मतलब होता है वो होता है डिड नॉट फाइंड हिम। ब्लैंक का मतलब खाली कुछ भी नहीं, तो डिड नॉट फाइंड हिम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा 22 को क्वेश्चन के लिए। 23rd क्वेश्चन, ऑन द इशू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन। ऑन द इशू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन। तो यहाँ पे आपका वॉस पुट हर फुट डाउन का यहाँ पे हो जाएगा वॉस फर्म। क्या हो जाएगा? वॉस फर्म। इसका मतलब होता है कि दृढ़ रहना, मतलब कि वो नहीं हो करना है तो नहीं करना है बस, ठीक है, ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं। हिज इन्वेस्टमेंट्स हेल्प्ड हिम मेक अ किलिंग इन द स्टॉक मार्केट। 24 बताना है आपको। तो यहाँ पे मेक अ किलिंग का मतलब होता है मेक मनी क्विकली। यहाँ पे जो सेंस बन रहा है वो यही बन रहा है कि जल्दी से पैसे बनाना। हिज इन्वेस्टमेंट्स हेल्प्ड हिम मेक अ किलिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो मेक मनी क्विकली यहाँ पे आपका इस इडियम का या फ्रेज का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देर इज़ नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज़ इन डिफ़िकल्टीज। तो इसके लिए इसका मतलब होता है गेन सेइंग का मतलब डिनाई करना, मना करना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 में आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इसके जगह पे जो आपका मीनिंग है वो बताना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जगह पे जो अल्टरनेट हम जो इससे भी ज़्यादा एक अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं अगर, तो आपको बताना है, ठीक है। तो सॉर्टेड एंड सेंसेशनल बुक्स टेंड टू विटिएट द पब्लिक टेस्ट। 26। तो यहाँ पे 26 में आपका क्या हो जाएगा? विटिएट का मतलब होता है कि भटका देना, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट जो है ना, डिस्ट्रैक्ट बात करें और फिर डिस्टॉर्ट, तो डिस्टॉर्ट आपका सही हो जाएगा। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है एक थोड़ा सा पथ से भटका देना, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टॉर्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉर्टेड एंड सेंसेशनल बुक्स टेंड टू डिस्टॉर्ट द पब्लिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 डिस्टॉर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। अगर यहाँ पे देखिए डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है? विकृत करना। और ये डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कि पथ से विचलित करना, ध्यान विचलित करना, ठीक है। और विटिएट का मतलब क्या होता है? वातावरण को ख़राब करने के अर्थ में मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इन्वायरमेंट को जैसे आपने ख़राब किया उस सेंस में। और डिस्टॉर्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जिसका मतलब होता है विकृत करना, ठीक है। लोगों की रुचि ख़राब करने के लिए ये आपका यूज़ होता है, ओके। और ये जो विटिएट है ये एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? पब्लिक की। तो और ये पब्लिक का जो सेंस आ रहा है वो डिस्टॉर्ट में आ रहा है, ठीक है। डिस्टॉर्ट में क्या होता है? विकृत करना। ये जो है लोगों की रुचि को ख़राब करने के लिए डिस्टॉर्ट वर्ड का यूज़ होता है। इस तरीके से आपका डिस्टॉर्ट वर्ड यहाँ पे परफेक्ट फिट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 27। बाय स्टडिंग एड्स हैज़ एंगेज्ड मैनी रिसर्चर्स इन द लास्ट डिकेड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप इसमें ये देखिए, द स्टडी ऑफ एड्स हैज़ एंगेज्ड मैनी रिसर्चर्स इन द लास्ट डिकेड। तो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे आपका बनेगा सेंटेंस जब आप यहाँ पे द से शुरू करोगे, क्योंकि यहाँ एड्स के लिए आपको द लगाना पड़ेगा। द स्टडी, किसकी स्टडी? एड्स की। तो कुछ फिक्स है, जब फिक्स चीज़ें होती हैं तब भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे द स्टडी ऑफ एड्स हैज़ एंगेज्ड मैनी रिसर्चर्स इन द लास्ट डिकेड। द स्टडी ऑफ एड्स हैज़ एंगेज्ड मैनी रिसर्चर्स इन द लास्ट डिकेड, ओके। क्वेश्चन नंबर 28। हिज मास्टर्स थेसिस वॉज हाईली एस्टिमेटेड एंड इज़ नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिकेशन। तो वॉज हाईली एस्टिमेटेड, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिख रहा है, इसमें वॉज हाईली एस्टिमेटेड का मतलब क्या है? तो एस्टीमेट का मतलब आपका होता है मूल्यांकन करना। कुछ यहाँ पे आपको जो है उसमें नंबर देते हो, उसकी जांच करते हो, जांच पड़ताल करते हो वो।
अप्रेज का मतलब क्या हो जाता है, उसकी प्रशंसा करना, कमेंट का मतलब प्रशंसा करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है कमेंट का मतलब आप समझ सकते हो ना कि प्रशंसा करना, और अप्रेज का मतलब भी प्रशंसा करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका जो ये बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका वॉज हाईली कमेंडेड। यहाँ पे हम इज़ नहीं लगाएंगे, आपको टेंस नहीं चेंज करना है, वॉज ही रहेगा और हाईली कमेंडेड यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। कमेंडेड और अप्रेज दोनों का ही मतलब होता है कि आपका प्रशंसा करना। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी आपको ये बताना है नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है आपका ये हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या आपको ये याद रखना है कि नो सूनर के बाद ये वाला दैन आता है, THAN वाला दैन आता है, और बेगिन जो आपका है उसके जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, बेगिन के बाद जो है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, बेगिन के बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर है इसलिए मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 30, अ गुड स्कॉलर मस्ट बी प्रिसाइज एंड possesses ओरिजिनलिटी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें जो 30 वाला क्वेश्चन है आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मस्ट बी प्रिसाइज एंड ओरिजिनल। ठीक है, मस्ट बी प्रिसाइज एंड ओरिजिनल, यहाँ पे प्रिसाइज और ये ओरिजिनलिटी आपको दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिनलिटी आपका ये नाउन हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए जो कि ओरिजिनल होगा, इसलिए हम यहाँ पे ओरिजिनल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका मस्ट बी प्रिसाइज एंड ओरिजिनल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की भी हमने मैराथन देख रखी है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा ना तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम तो अच्छा जाएगा ही। वन हु लव्स बुक इज़ कॉल्ड एज बिब्लियोफाइल। ठीक है, बिब्लियोफाइल 31, वन हु लव्स बुक इज़ कॉल्ड एज बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट, स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन को बोलते हैं एक्सटेम्पोर। जब बिना कुछ प्रिपेयर करे आप स्पीच देते हो या बोलते हो, दैट इज़ एक्सटेम्पोर। लोकेशियस का मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, अब फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, ये सब जो आपका मीनिंग है ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। लोकेशियस का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है, ज़्यादा बोलने वाला। और डेलिब्रेट का मतलब है जब आप कुछ चीज़ जो है डेलिब्रेटली करते हो, मतलब कि जानबूझ कर करते हो। ठीक है, वो होता है आपका डेलिब्रेटली। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्पेशल ट्रायल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट बाय पार्लियामेंट। तो 33 का जो है आपका जो बनेगा सी वाला ऑप्शन, इम्पीचमेंट। स्पेशल ट्रायल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट बाय पार्लियामेंट, तो यहाँ पे इम्पीचमेंट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। इम्पिंजमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है आपका प्रभाव, इफेक्ट। ठीक है, और ये वाला इम्पिगमेंट की बात करें तो यहाँ पे होता है प्रभाव। और जो इन्फ्रिंजमेंट होता है इसका मतलब होता है नियम आदि का उल्लंघन करना, आपने कोई रूल्स वगैरह तोड़े तो वो दैट इज़ इन्फ्रिंजमेंट। और इम्पिंजमेंट इसका मतलब है प्रभाव, इन्फ्रिंजमेंट इसका मतलब है नियम आदि का उल्लंघन करना। इम्पीचमेंट महाभियोग बोलते हैं इस वाले को, सी वाले को। और ये डी वाला इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस। ठीक है, बाधा उत्पन्न करना, इम्पेडिमेंट। आगे बढ़ते हैं, समवन हु इज़ एबल टू यूज़ बोथ हैंड विद इक्वल स्किल, इसे हम कहते हैं एम्बी डेक्स्टरस। एम्बी डेक्स्टरस। ओके, एम्बिगस का मतलब होता है धुंधला, क्लियर नहीं है, एम्बिगस। और एम्बीवेलेंट की बात करें जो पक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है, दैट इज़ रिलेटेड टू एम्बीवेलेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्योर फॉर ऑल डिजीज़, जिसे हम कहते हैं रामबाण। तो जो रामबाण है ये आपका पेनेसिया में आता है, पेनेसिया को हम रामबाण कहते हैं, या फिर क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। अब यहाँ पे आपको जो है जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बताना है। ठीक है, 4 डिफरेंट वर्ड्स, 1 इज़ करेक्टली स्पेल्ड, जो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको बताना है। तो 36 में मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। विलेन जो है ये आपका 36 का यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। विलेन की स्पेलिंग यहाँ पे सही है। बाकी प्लेंटिव में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ए होगा। ठीक है, और सस्टेन में यहाँ पे ए होगा। अलायंस में यहाँ पे ALL और यहाँ पे IANCE होगा। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। कमिश्नर में देखें तो कमिश्नर जो है आपका, ये डी वाला सही होगा। डबल एम होता है, आई होता है, डबल एस होता है, फिर IONER, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 37 का डी नंबर। 38 देखें तो अप्रेंटिस आपका सही है, यहाँ पे पी होगा, डबल पी होता है, सॉरी, ठीक है, हाँ डबल पी होता है तो अप्रेंटिस हो जाएगा, गलत है यहाँ पे। एडवर्टीज़ यहाँ पे सही है। सेंसिटिव यहाँ पे एस होता है, सेंसिटिव। और ट्रीटीज़ तो यहाँ पे ट्रीटाइज होता है, SE होता है, ना कि CE, ठीक है। 39 में देखें तो 39 में आपका सी वाला सुपरिंटेंडेंट, ये करेक्ट स्पेलिंग होगी। साइमेट्री की देखें हम तो साइमेट्री में आपका जो डबल एम होगा, ये साइमेट्री, ये डी वाला, SYMMETRY, ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस यही कुछ आपके ये 40 क्वेश्चंस की यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाई है इंग्लिश के लिए। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और 140 वर्ड्स अगर आपको करने हैं तो वो ढूंढ के आप कर सकते हैं। आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमने सेशन करवा रखे हैं, क्लासेस करवा रखी हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। अभी जल्दी से सो जाइए और रेस्ट करिए। बाकी जो है आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा ही होगा, बस अच्छे से देना। आपकी स्ट्रेटजी जो हमने बताई है पहले वो होनी चाहिए। पहले जो आते हुए क्वेश्चन है वो करना, उसके बाद में जो नहीं आते हैं वो करना, ठीक है। यही एकमात्र स्ट्रेटजी है, और डिटेल में हमने पहले ऑलरेडी बात कर रखी है इसमें। आई होप सो कि आपने वो सब वीडियोस भी देखी होंगी। और जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है हमें मेल ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके मेल से ही पता लगेगा कि हमने जो तैयारी करवाई वो क्या करवाई, और आपके जो पेपर में आया वो कैसे क्या आया। कुछ भी अगर हेल्प मिली है आपको तो ज़रूर बताइएगा, बाकी नहीं मिली है तो भी बताइएगा। हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे उससे, और जो आने वाली जो आपकी यूथ है उसको भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस तरह का कंटेंट दें जिस तरह का आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी आपके साथ भी हमने पूरी कोशिश की है, अपना 100% दिया है। ऐसे कोशिश की है कि जैसे हमारा ही एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हम खुद ही देने जा रहे हैं। अगर हम खुद भी देने जा रहे होते तो ऐसी ही तैयारी करते जैसे कि आपको करवाई है हर एक सब्जेक्ट की। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। सरस्वती माता की जय।